नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित। जो कि हम लोग का आधुनिक भारत का जो सीरीज है वो चल रहा है मॉडर्न इंडिया का। उसी में आज मैं आगे जो डिक्लाइन ऑफ लेटर मुगल है वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसी कड़ी में आगे आज राइज ऑफ न्यू स्टेट या नए राज्यों का उद्भव के से हम चलेंगे। तो आप देखेंगे कि जो 18वीं शताब्दी है, मतलब यहाँ पे जो नए राज्यों का उदय का मतलब है कि मुग़ल के डिक्लाइन के बाद जो मुग़ल साम्राज्य है उसकी जब अंत होती है, उस अंत के बाद जब हम बात करेंगे तो उसमें नए राज्यों का उद्भव होता है। तो देखते हैं उस समय कौन कौन सा नए राज्य उद्भव हुए थे। फिर बारी बारी से हम सबके साथ एक एक करके पढ़ेंगे और फिर सभी का हम ब्रिटिश साम्राज्य के साथ क्या उनका रिलेशन था, फिर क्या क्या उनके साथ युद्ध किया गया और संधि हुई, सब पे विस्तार रूप से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम एक आपको ये चार्ट दिया हूँ। उस चार्ट के माध्यम से देखिए, ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये चार्ट दिया कि कब किसने और कहाँ पे किया था। तो देखिए, अवध राज्य है उसका जो स्थापना है वो शहादत खान ने किया था, या उन्हीं का नाम बुरहानुल मुल्क था। ठीक है, तो जब मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा तो पूरा इसके बारे में चर्चा करूंगा कि कैसे इन्होंने स्थापना किया था। बस अभी इतना जाने कि अवध की स्थापना जो है शहादत खान ने किया था और बुरहानुल मुल्क ने किया था, और किस वर्ष किया था, 1739 में। फिर हैदराबाद दक्कन जब पढ़ेंगे, चिनकिलीज खान निजामुल मुल्क आप पढ़ेंगे, यही चिनकिलीज खान जिसको फारूक सियार 6 सूबा देता है, और बाद में इसी 6 सूबा को ये क्या करता है, एक स्वतंत्र हैदराबाद की बात करता है। ठीक है, बाद में हम देखेंगे तो रोहिलखंड की स्थापना बीर दाऊद या अली मोहम्मद खान ने किया था। ठीक है, उसके बाद बंगाल की जब हम बात करेंगे तो बंगाल को मुर्शिद कुली खां और मुर्शिद कुली खान ने स्थापना किया था। जब कर्नाटक की बात करेंगे तो सदीतुल्ला खान ने किए थे। वही भरतपुर जो एक जाट राज्य था, जाट मतलब एक समुदाय से कास्ट से आता है, उन्हें जाट राज्य कहा जाता था। ये वही जाट थे जिसके डर से जिसके साथ युद्ध जब हुआ था सिकंदर का 326 BC, याद करें। इसी जात के युद्ध से जो इनके सैनिक थे वो मतलब का आतंकित हो गए कि जब एक जाट मुझे हरा सकता है या उनसे जितने मुझे इतनी कठिनाई है तो चंद्रगुप्त मौर्य से मैं जीत नहीं पाऊंगा, जिस कारण से इन्हें पीछे हटना पड़ा था। तो ये यही जाट राज्य है। देखते हैं बाद में इनका विभूदय होता है। तो ये चूड़ामन और बदन सिंह जो थे एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं लेटर मुगल काल में। फिर राजपूताना में देखेंगे तो अजीत सिंह, सिख में बंदा सिंह और मैसूर का हैदर अली। जब हम देखेंगे आगे चल के तो एंग्लो मैसूर 4 बार होता है, उसमें सारे रोल पढ़ेंगे। त्रावणकोर का मार्तंड वर्मा, और अहोम का जब देखेंगे तो रुद्र सिम्हा थे, और मराठा का पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। तो आप देखिए, ये मैंने सिंपली आपको मोटा मोटी एक चार्ट के माध्यम से बताया कि आप जो है इसको एग्ज़ाम से पहले पढ़ कर जाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र राज्य जो मुगल लेटर मुगल काल है उसकी स्थापना किसने किया था और उन्होंने स्वतंत्र कब घोषित किया था। ये सारा चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। उसी कड़ी में जो सबसे पहले नवीन राज्यों में हम लेके चलते हैं हैदराबाद से लेकर। हैदराबाद का जब हम उदय देखते हैं तो देखिए, दक्कन में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है चिनकिलीज खान ने किया था। ठीक है, या उन्हीं का नाम निजामुल मुल्क था। तो ये दोनों में से किसी एक का भी नाम आए समझिए तो ये दोनों एक ही व्यक्ति है, याद रखें, या तो चिनकिलीज खां या निजामुल मुल्क। अब देखिए फारूक सियार जो है, जब आप देखिए जब ये आते हैं तो इनके दादा परदादा जो है पहले मुगलों के काल में थे, चिनकिलीज खां के। ठीक है, ये अफगान लीडर थे, और बाद में सैनिक से ये धीमे धीमे अपनी प्रतिभा के बल पे ये एक हायर पोस्ट पे पहुंचे। उस हायर पोस्ट पे जब देखेंगे तो फारूक सियार जो है निजामुल मुल्क को दक्षिण की 6 सूबों का सूबेदारी प्रदान करता है, तथा खान खाना और निजामुल मुल्क बहादुर फतह जंग की उपाधि देता है। तो देखिए, जो चिनकिलीज खां है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कि चिनकिलीज खां को निजामुल मुल्क की या बहादुर फतह जंग की उपाधि किसने दिया था, तो फारूक सियार ने दिया था। किस मुगल शासक ने चिनकिलीज खां को 6 सूबे प्रदान किए थे, तो ये भी आप याद रखेंगे, फारूक सियार ने। ठीक है, और इनको खान खाना का भी उपाधि देते हैं। अब आगे जब हम देखेंगे तो शुक्रखेड़ा का एक युद्ध होता है। शुक्रखेड़ा का युद्ध क्यों होता है, तो ये होता है समझिए मुगल को लेकर के। मुगल जब सूबेदारी दिया जाता है तो निजामुल मुल्क एक अपने आप को एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग शासक के रूप में हैदराबाद में दिखाता है। तो ऐसे में जो मुगल साम्राज्य है उनको ये लगता है कि जो ये हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहा है, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए जो है तत्कालिक मुबरिज खां जो थे हैदराबाद के सूबेदार, उनको बोला गया कि आप जाइए और निजामुल मुल्क के साथ क्या कीजिए, लड़ाई लड़े। ठीक है, ताकि
जो मुगल साम्राज्य है उसकी स्थापना मतलब प्रभुत्व जो है वो बना रहे। लेकिन सुकरखेड़ा के युद्ध में हम ये देखते हैं कि जो निजामुल मुल्क है उन्होंने क्या किया था, मुमरिज खां को पराजित किया था, उनको हार का सामना करना पड़ा और निजामुल मुल्क क्या हुए, जीत गए। जिससे क्या हुआ कि एक स्वतंत्र हैदराबाद का जो नींव है वो ढल चुका था। और इन्होंने सहायता किससे प्राप्त किया था, याद रखें, निजामुल मुल्क ने, तो बाजीराव से। तो क्वेश्चन देखिए आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी आ सकता है, बहुत सारे फॉर्म्स में। तो आप याद रखेंगे कि सुकरखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो अगर आपको ऑप्शन ना आए तो मुगल जरूर आएगा, मुगल वर्सेस किसके, निजामुल मुल्क। अगर आपका मुगल नहीं आते हैं तो डायरेक्ट आपके वहाँ के सूबेदार मुमरिज खां का आ सकता है। और कब किस ईयर में हुआ था तो इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि ये अरेंज करने के लिए आता है। और निजामुल मुल्क ने किससे सहायता लिया था आपको ये भी याद करने की जरूरत है। तो इन्होंने बाजीराव की मदद ली थी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि देखिए ये तो अभी वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। ऐसे में जो मोहम्मद शाह, देखिए इनका नाम रंगीला था। रंगीला क्यों, क्योंकि खुश मिजाजी तौर पे थे। सूराकार, सुंदरी का, सूरा का मतलब जो कहा जाता है पान, शराब का अधिक सेवन करना, गणकाय मतलब अधिक जो डांस करने वाली होती थी उनके दरबार में अधिक होती थी, जिस कारण से मोहम्मद शाह का नाम जो है कफी खान ने रंगीला रखा था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो मोहम्मद शाह है उन्हीं के काल में सारा घटना होता है मुगल साम्राज्य में, चाहे वो नादिर शाह का आक्रमण हो, चाहे अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो लेटर बाद में, या जितने भी स्वतंत्र राज्य स्थापित किए गए लेटर मुगल में, वो सारे के सारे मोहम्मद शाह के काल में हुए हैं। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान रखेंगे। अब निजामुल मुल्क स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दिया गया, किसके द्वारा, सम्राट मोहम्मद शाह के द्वारा। और इनको एक उपाधि दी, असफ जहाँ की उपाधि। तो देखिए चिनकिलीज खां को जो है आपको उपाधि दिया गया था निजामुल मुल्क को, निजामुल मुल्क किसके द्वारा, फारूक सियार द्वारा। अब इसी निजामुल मुल्क को असफ जहाँ की उपाधि देते हैं कौन, आपके मोहम्मद शाह। ठीक है, जो कि हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाते हैं, याद रखें। अब ये याद रखेंगे कि जो चिनकिलीज खां है ये हिंदू एक दीनानाथ व्यक्ति का नाम है, दीनानाथ, तो वो इनको एज ए दीवान नियुक्त करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदू दीनानाथ जो है एक दीवान के तौर पे किसके शासन में कार्य किया था, तो निजामुल मुल्क के शासन में काम किया था। ठीक है, फिर देखिए अब क्या है कि मराठाओं के साथ जो निजामुल मुल्क है इनका संबंध काफ़ी क्या होता है, शांति प्रिय होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब दो दोस्त भी होते हैं तो उनके बीच में आपसी विवाद हो जाता है। ठीक उसी तरह से मराठा और हैदराबाद के बीच विवाद हुआ पालखेरा नामक स्थान पे, जहां पर बाजीराव ने मतलब मराठाओं ने किसको हराया था, निजाम को, मतलब निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, मतलब निजामुल मुल्क को हराया गया था। तो आप याद रखिए यही बाजीराव है जिसने सुरखेड़ा के युद्ध में असफ जहाँ, निजामुल मुल्क के चिनकिलीज खां, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, इनका मदद किया था। और यही जब इनके साथ संबंध कटु हो जाते हैं तो बाजीराव जो है पलखेरा का युद्ध करते हैं और निजाम को हराते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्च 1728 में निजामुल मुल्क जो है बाजीराव के बीच में एक मुंशी शिव गांव की संधि होती है। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर कोई नहीं पढ़ाएगा। देखिए जब एग्जाम आपसे टफर जिस तरह से टफ होते जा रहा है, एग्जाम काफ़ी हार्ड होते जा रहा है, तो ऐसे में बच्चों जो हैं इस तरह के क्वेश्चंस राइज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाने थे वो पूछे जा चुके हैं, अब वो टफ क्वेश्चन पूछेंगे। और टफ क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, यही पूछिएगा कि बताइए कि मुंशी शिव गांव की संधि किसके किसके बीच हुआ था। तो आप याद रखेंगे मराठाओं और हैदराबाद के बीच में, एज ए स्टेट, एज अ पर्सन, बाजीराव और निजामुल मुल्क के बीच में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ईयर बताइए तो मार्च 1728 में हुआ था। ठीक है, फिर पूछा कि पालखेरा के युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो बाजीराव वर्सेस आपके चिनकिलीज खां मतलब निजामुल मुल्क के साथ हुआ था, हैदराबाद के साथ हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बाद में हम ये देखते हैं कि 1798 में तत्कालिक निजाम अली, देखिए अब इसके बीच में क्या है कि आप देखेंगे कि ये तो आपका 1728 हो गया। अब जब हम कर्नाटक वार जब हम पढ़े थे फ्रांस के साथ, तो उसमें देखे हुए कि निजामुल मुल्क की डेथ हो जाती है 1746 के करीब में। ठीक है, अब वहाँ पे हैदराबाद में जो है मुजफ्फर जंग, आपका सफर जंग, इन लोग के बीच में क्या होता है, आपसी लड़ाई होती है। ठीक है, किसको लेकर, सक्सेशन को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर। और उसी युद्ध में क्या होता है, फ्रांस और ब्रिटेन जो है आपस में क्या करते हैं, कर्नाटक युद्ध करते हैं, जहां पर फ्रांस को हार का मुंह देखना पड़ता है। और अंत में क्या होता है कि जो ब्रिटिश है वो अपना आधिपत्य कर लेते हैं कर्नाटक वार के माध्यम से। और उसी में एक आता है सब्सिडरी अलायंस, जिसको हम लोग कहते हैं सहायक संधि। तो जो कि 1800
5 के करीब में लेकर आए थे। कौन? आपके उससे पहले ही लेकर आए थे, 18 से 5 तक आपके वेलीजिली रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था कि हैदराबाद को सर्वप्रथम, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ, देखिए यहाँ पे 2-3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, आप लोग ध्यान देंगे हमारी बात। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सहायक संधि के अंतर्गत सबसे पहले किस राज्य को अधिग्रहण किया गया था, तो ऐसे में अवध हो जाएगा, अवध। ठीक है, अवध क्यों? क्योंकि ये आपके वेलीजेली से पहले किया गया था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि सहायक संधि के सर्वप्रथम निर्माता कौन है भारत में, तो डुप्ले हो जाएंगे जो कि फ्रांस के थे। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वेलीजेली के सहायक संधि के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अधिग्रहण किया गया था, तो वो हैदराबाद के निजाम थे। और हैदराबाद के निजाम का क्या नाम था? निजाम अली। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप सारे ये 3-4 फैक्ट आप याद रखेंगे अपने मन में कि पहला सहायक संधि लाने वाला भारत में कौन था, तो डुप्ले जो कि फ्रांसीसी थे। दूसरा, सर्वप्रथम किस राज्य का अधिग्रहण किया गया था सहायक संधि के अंतर्गत, तो आप याद रखेंगे अवध। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बेलीजेली के अंतर्गत जो सर्वप्रथम जो राज्य था जिसको सहायक संधि में स्वीकार किया गया था, वो हैदराबाद थे। और कब किया गया था, तो आप याद रखेंगे सितंबर 1798 में। और उस समय के जो शासक थे वो निजाम अली थे, और जो कि बेलीजेली के अंतर्गत आए थे। ठीक, आपको याद रख के चलना है। फिर आप देखेंगे कि हैदराबाद भारत राज्यों में एक ऐसा प्रथम राज्य था जो बेलीजेली की सहायक संधि के अंतर्गत सेना को रखना स्वीकार किया, मतलब अपने आंतरिक सेना को रखना स्वीकार किया। अब देखिए सहायक संधि क्या, तो आप इस पर ध्यान रखें। सहायक संधि जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश साम्राज्य का जो उदय होता है और उसका जो वर्चस्व बढ़ता जाता है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो मोटा मोटी आप ये समझे कि सहायक संधि होता क्या है। तो जो सहायक संधि होते हैं बच्चों, आप इस पर ये याद रखेंगे कि इसमें यह कहा गया कि जो ब्रिटिशर्स है उसकी सेना को आपके टेरिटोरी में रखना है। ठीक है, टेरिटोरी में रखना है। एक तो ये कंडीशन था। दूसरा कंडीशन ये था कि जो सेना है उसके ऊपर सारा का सारा खर्च किसका होगा? आपका होगा जनाब। मतलब जो राज्य, मतलब सेना भी मेरी, खर्चा भी आपकी। ठीक है, इससे क्या फायदे हैं? तो इससे ये है कि राज्य को ये लगा कि चलो अंग्रेजों की जो सेना है वो हमारे साम्राज्य में रहेगी, तो इससे क्या होगा कि हमारा साम्राज्य सुरक्षित रहेगा बाहरी आक्रमण से। ठीक है, तो ये एक उनको राज्यों को लगा। लेकिन ब्रिटिशर्स को क्या फायदा हुआ? ब्रिटिशर्स को एक तो इनकी अपनी पैरामाउंटेसी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि राज्यों के ऊपर आधिपत्य करने का इनका एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका मिला। दूसरा, इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय फ्रांस में नेपोलियंस का आक्रमण काफ़ी बढ़ते जा रहा था, और इनको डर था कि जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र याद रखे भारत का हमेशा, जहाँ पर बोलन घाटी, खैबर पास है, उस सिरे से होते हुए कहीं फ्रांस आक्रमण न कर दे, नेपोलियन आक्रमण न कर दे। तो इस तरह से इन्होंने सारे राज्यों के साथ संधि करना शुरू किया। एक तो आपके स्थल मार्ग को रोकने के लिए, दूसरा नेवल मार्ग को। तो देखिए हैदराबाद जब देखेंगे तो आप आगे देखेंगे मसूलीपट्टनम से लेके बहुत सारे ऐसे पोर्ट थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट था, उस सब पे क्या हुआ, इन्होंने लगाम लगाना शुरू किया। ठीक है, तो ये एक मेन मोटिव था बेलीजेली का लाना। साथ ही साथ सहायक संधि में ये था कि जिस राज्य के साथ आप करेंगे वो राज्य किसी अन्य राज्य के साथ मित्रता का भाव रखेगा या युद्ध करेगा, ये सारे के सारे परमिशन आपको कंपनी से लेने पड़ेंगे। तो ये सहायक संधि के अंतर्गत हैदराबाद के निजाम सर्वप्रथम आते हैं और इस सारी चीज़ों को स्वीकारना पड़ता है। दूसरा, अब हम चलते हैं राजपूत। ठीक है, तो देखिए 18वीं शताब्दी में जब हम देखेंगे तो जो औरंगजेब है उनके साथ याद रखें कि राजपूतों का संबंध काफ़ी बेकार हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। तो ऐसे में जो दो राज्य जो मेन थे, आप याद रखेंगे मेवाड़ और मारवाड़, याद रखें आमेर और मारवाड़, जो ये जोधपुर में और जयपुर में है, इनके जो संबंध कुछ ज़्यादा ही कटु थे। किसके? औरंगजेब से। तो आप देखेंगे मेवाड़ के राजा जो थे राणा, और मारवाड़ के अजीत सिंह और अम्बेर के राजा जय सिंह, इन्होंने मुगलों से, ये लोग मुगल से नाराज थे। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो आप देखेंगे ये सारे के सारे राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते। स्वतंत्र घोषित करने का मतलब कि मैं आपकी आधिपत्य को स्वीकार नहीं करूंगा। तो ऐसे में एक व्यक्ति का नाम है अजीत सिंह, जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। तो आप देखेंगे कि मुगल सेना और अजीत सिंह के बीच में क्या होता है, एक मुठभेड़ होता है, जो कि यहाँ पे कोई खास परिणाम नहीं निकलता है। लेकिन 1714 में मुगल सेनापति हुसैन अली को भेजा जाता है, ठीक है, फारूक सियार के नेतृत्व में, कि आप जाइए, हुसैन अली को, कि आप जाए और अजीत सिंह के ऊपर फिर से चढ़ाई करें, मतलब उनको हराए।
ठीक है, उनको अपने राज्य मिले। तो ऐसे में जब दोनों के बीच एक युद्ध होता है तो आप देखेंगे अजीत सिंह की हार होती है और हुसैन अली की क्या होती है, जीत होती है। और इस जीत के साथ ही अजीत सिंह जो है ये मुगल का आधिपत्य फिर स्वीकार करते हैं और बाद में अपनी पुत्री का विवाह जो है फारूक सियार के, सम्राट फारूक सियार से करवा देते हैं। तो बच्चों यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे तो आपसे क्वेश्चन ये बनेंगे कि अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किस मुगल शासक के साथ किया था, तो आप याद रखेंगे फारूक सियार। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर आगे हम चलते हैं जय सिंह के बारे में। तो जय सिंह आप देखेंगे मरवाड़ के राजा थे एक तरह से इंपॉर्टेंट। तो ये कुशल शासक भी थे, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे और साथ ही साथ 2 अश्वमेध यज्ञ जो है इन्होंने किया था, ठीक है। तो 2 अश्वमेध यज्ञ के साथ साथ आप देखेंगे कि इनको उपाधि दिया गया था सवई का और मिर्जा राजा का। तो आप देखिए पहले में इनका नाम सिंपली राजा जय सिंह था, लेकिन इनके नाम के आगे मिर्जा राजा जो है वो जहादर शाह ने जोड़ा था, ठीक है, जो लेटर मुगल काल के सेकेंड आपके शासक बने थे। और सवई जो है फारूक सियार ने जोड़ा था। तो आपसे जब क्वेश्चन हार्ड पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चंस के चांसेस है पूछे जाने के कि राजा जय सिंह के सवई का उपाधि किसने दिया था, तो आप याद रखें फारूक सियार ने। वहीं दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दिया, तो आप बच्चों याद रखेंगे जहादर शाह ने दिया था, ठीक है। अब आगे चलते हम जयपुर राज्य की स्थापना की ओर देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की चांसेस ज्यादा है। तो इस जयपुर राज्य की स्थापना 1727 में आप याद रखेंगे जय सिंह ने ही किया था और इसको गुलाबी नगरी कहा जाता है। अब इसको गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है अब हम ये देखते हैं। 1876 में महाराजा सवई राम सिंह, देखिए वहां से टाइटल ही बन गया सवई का, ठीक है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया और प्रिंस ऑफ वेल्स जब आ रहे थे तो उनके स्वागत में इन्होंने क्या किया था कि पूरे जयपुर को गुलाबी गुलाबी कर दिया था, ठीक है। जिस कारण से 1878 के बाद से जो है 76 के बाद से वो पूरा का पूरा आपका जयपुर जो है गुलाबी शहर के नाम से विख्यात हो गया, ठीक है। उसके बाद से ही हम लोग क्या बोलते हैं जयपुर की को पिंक सिटी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जयपुर का पिंक जो है जयपुर की स्थापना आपके सवई राजा मिर्जा राजा जय सिंह ने किया था। इसको पिंक किसने करवाया, तो आप याद रखेंगे किसने, सवई राम सिंह ने करवाया था। अब वस्तुनिर्मित, वस्तुनिर्मित का मतलब आर्किटेक्ट, मतलब जिसने पूरा निर्माण की नींव रखी थी कि जयपुर शहर कैसा बनेगा, किस तरह से बनेगा, उसके पीछे जो सोच थी वो विद्याधर चक्रवर्ती का था, ठीक है। किसका, विद्याधर चक्रवर्ती। तो इतने सारे फैक्ट जो है आप इंपॉर्टेंट रखेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जा सकता है कि किसके आगमन के कारण जो आपके महाराजा सवई राम सिंह थे जिन्होंने जयपुर राज्य को गुलाबी बना दिया था, तो आप रखेंगे कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी और प्रिंस ऑफ वेल्स थे जिसके कारण जो है आपके जयपुर शहर को पूरा गुलाबी किया गया था। अब आगे हम चलते हैं राजा जय सिंह के बारे में, क्योंकि एक महान मतलब कि एस्ट्रोलॉजर भी थे, मतलब खगोल विद्या के बारे में उनको काफ़ी जानकारी थी। तो उन्होंने नक्षत्र और ग्रहों की जो चालों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने जंतर मंतर की वेधशालाएं बनाई थी। तो यहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ चुकी है। ये उम्मीद है आगे यूपीपीसीएस या बीपीएससी जेबीपीएससी कोई भी पीसीएससी आपसे एग्जाम पूछ सकती है। तो आप याद रखें कि राजा जय सिंह ने कहाँ कहाँ पर अपनी वेधशालाओं का क्या किया था, निर्माण किया था। तो आप याद रखेंगे नई दिल्ली, बनारस, उज्जैन, जयपुर और मथुरा, ये ऐसे शहर है जहां पर राजा जय सिंह ने अपने वेधशालाओं की स्थापना किया था, ठीक है। अब नोट्स के तौर पे चलेंगे कि जो यूक्लिड की रचना है रेखा गणित, उसको संस्कृत में अनुवाद जय सिंह द्वितीय ने किया था। मतलब इसको संस्कृत में जो अनुवाद है यूक्लिड की रचना का किसने किया था, जय सिंह द्वितीय ने किया था। अब देखिए अब इतना ही फैक्ट है आपके किससे, राजपूत साम्राज्य से, ठीक है। आफ्टर लेटर मुगल पीरियड में आपसे इतना, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं और नहीं पूछे जाएंगे। जितना मैंने आपको ये फैक्ट बताया, इस फैक्ट को आप लोग याद रखें, आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद है भरतपुर के जाट राज के बारे में। तो देखिए ये रीजन कहाँ है, मथुरा, आगरा और दिल्ली। जब आप भारत का मैप बनाएंगे तो भारत के मैप में कहाँ है, तो आप देखेंगे भारत के मैप में यहाँ पे आपका दिल्ली हो जाएगा, फिर ये मथुरा और फिर ये आगरा। इस तरह से आप देखें तो ये सारे रीजन जो थे ये जाटों के थे, ठीक है। तो ये जाट रीजन थे, उस रीजन में इनका मुख्य जो पेशा था वो कृषि कार्य था। तो ऐसे में जो है सर्वप्रथम जो जाट राजा वो थे आपके चूड़ामन, ठीक है। चूड़ामन ने क्या किया था कि भरतपुर के जाट राज्य की नींव डाली थी, आप याद रखेंगे। लेकिन उससे पहले भी एक राजा थे, उनका नाम था राजा राम, याद रखेंगे क्या था, राजा राम। तो सर्वप्रथम राजा राम जो थे वो भरतपुर को एक जाट राज्य के रूप में स्थापना करना चाहते थे, लेकिन उनका जो स्वप्न था वो पूरा नहीं हो सका। तो ऐसे में जो उनके पुत्र आते हैं चूड़ामन, उन्होंने क्या किया था, चूड़ामन ने एक भरतपुर राज्य की
नींव डाली थी स्वतंत्र राज्य की। लेकिन क्या होता है कि आप देखेंगे कि आगरा में और मुगल दुर्ग जो आगरा में है और जय सिंह द्वितीय के साथ मिलकर मुगल ने क्या किया था, इनके खिलाफ चढ़ाई की थी, जहाँ पे इनकी क्या होती है, हार हो जाती है और इस हार को ये सहन नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में चूड़ामन जो है अपने आपको मतलब एक तरह से हतोत्साहित कर लेते हैं और वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जाट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जाट राज्य की स्वतंत्र राज्य का नींव किसने रखा, तो चूड़ामन ने रखा था। ठीक है, किस जाट राज्य ने मुगलों से पराजित होने के बाद अपने आप को आत्महत्या कर लिया था, तो वो भी कौन थे, चूड़ामन थे। आप याद रखेंगे। अब देखिए चूड़ामन के बाद जो है उनका भतीजा बदन सिंह बनते हैं, जिन्होंने जाटों का नेतृत्व किया और कहा जाता है कि ये जो जाट राज्य है उसके वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक क्यों थे कि इन्होंने क्या किया, किलाबंदी बनाना शुरू कर दिया। मतलब जिस जहाँ जहाँ राज्य था इन्होंने दुर्ग, ताकि इनके राज्य पे आक्रमण करने से पहले सोचना पड़े। आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर किलाबंदी की, दिंग में, कुंबेर में, वेद में, भरतपुर में। तो देखिए क्वेश्चंस जब आप राजस्थान पीसीएस देंगे तो वहाँ पर पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है उस एरिया में। लेकिन अगर आप सिंपली अगर बीपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी करते तो आप ये जानें कि बदन सिंह जो थे वो जाट के क्या थे, नेतृत्व किए थे और वो चूड़ामन के भतीजे थे और इन्हीं को कहा जाता है भरतपुर राज्य का स्वतंत्र संस्थापक। ठीक है, अब देखिए नादिर शाह का जो आक्रमण के बाद मथुरा का आधिपत्य जीत लिया इन्हीं के काल में, और अहमद शाह अब्दाली प्लस इनकी परिस्थिति को स्वीकार कर लिया। मतलब सोचिए, मतलब कि जो अहमद शाह अब्दाली है ये इनको हरा नहीं पाए, ऐसे में इनकी आधिपत्य को स्वीकार कर लिया और बदन सिंह को जो है राजा की उपाधि और महेंद्र की उपाधि दी। महेंद्र का मतलब क्या होता है, सबसे अधिक मतलब शक्तिशाली। तो आप याद रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस भरतपुर मतलब किस जाट सरदार को अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि या महेंद्र की उपाधि दी, तो आप याद रखेंगे किसको, बदन सिंह को। ठीक है, ये बदन सिंह कौन है, ये रियल फाउंडर है आपके जाट साम्राज्य के, जिसको ना नादिर शाह से ज़्यादा फर्क पड़ा ना ज़्यादा अहमद शाह अब्दाली से। अब आगे चलते हैं हम सूरजमल। तो सूरजमल ने जाटों का नेतृत्व संभाला और बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य कर लिया और इसे जाटों का अफलातून कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस जाट शासक को जो है वो अफलातून कहा जाता है, तो वो अफलातून कौन थे, सूरजमल थे। और सूरजमल जो है सबसे अधिक विकास अगर जाटों का हुआ था तो वो सूरजमल में हुआ था, आप याद रखें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाटों का सर्वाधिक विकास किस शासक जाट शासक के द्वारा, तो सूरजमल के द्वारा। ठीक है, और इसलिए इनको अफलातून कहा भी जाता है। अफलातून का मतलब क्या था, निर्भीक, मतलब किसी से डरने वाला नहीं, जो होगा देख लिया जाएगा। ठीक है, बाद में हम देखते हैं कि जब इससे जो है वेलीजली का, लॉर्ड वेलीजली का कार्यकाल है 1805 में रणधीर सिंह ने अंग्रेजों का अधीनत्व मतलब आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं और जाट शासन का अंत हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सा जाट शासक था जिसने अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, तो वो जाट शासक का नाम था रणधीर सिंह। और कब, 1805 में। 1805 में किसके काल में, तो वेलीजेली के काल में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जाट जो है वो किस वायसराय के अंतर्गत अपने आप को आधिपत्य स्वीकार करवाए थे, तो वो वेलीजेली ही थे। ठीक है, हर तरह से आपको क्वेश्चन तैयार करके जाना है। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, आप यहाँ पे टोटल आप ये मैंने जाटों के राजा के बारे में लिखा। एक साम्राज्य की सबसे पहले राजा राम थे, फिर सूरजमल, फिर बदन सिंह, फिर सूरजमल, फिर जवाहर सिंह, रतन सिंह, केहर सिंह, नवल सिंह। तो देखिए जवाहर, रतन, केहर और नवल ये सब अयोग्य शासक थे, जिसलिए इनका नाम जो है इतिहास में उतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। चूड़ामन, बदन सिंह, राजा राम, सूरजमल और रणधीर सिंह ये इंपॉर्टेंट थे, जिसको पढ़ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे आगे कि जो राजा राम थे इनके सर्वप्रथम राजा, उन्होंने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को दफनाए गए, उसको उसके अस्थिर पंजर को निकाल करके उसको जला दिया था। मतलब एक तरह से हिंदू दाह संस्कार के तौर पे। मतलब इनमें क्या होता है इस्लाम धर्म में कि इनके लाश को जो उनके होते हैं कब्र में दफनाया जाता है, इस कब्र से जा कर के इन्होंने अस्थिर पंजर निकाला और उसको क्या किया, जला दिया। और ये कार्य किसने किया था, राजा राम ने किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि किस जाट शासक ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे में दफनाए गए अस्थिर पंजर को निकाल कर जला दिया था, तो उनका नाम क्या था, राजा राम। ठीक है, अब सवाई राजा जय सिंह ने किस जाट राजा को वज्रराज की उपाधि प्रदान की थी, तो बदन सिंह को, आप याद रखेंगे। अब सवाई जय सिंह ने भी बदन सिंह को क्या दिया था, आपका उपाधि वज्रराज का। और साथ ही साथ महेंद्र का उपाधि किसने दिया था, अहमद शाह अब्दाली का। और राजा की उपाधि भी
आपके अहमद सफदार ने दिया था। तो आप देखिए आज मैंने आपको और एक लास्ट जो है, बस आपको इतना ही पढ़ना है कि रोहिलखंड वंश का स्थापना किसने किया था, तो अफगान वीर दाऊद और आपके अली मोहम्मद खान ने किया था। किसने? अली मोहम्मद खान ने। तो देखिए आज के लिए इतना ही, आप याद रखें आज मैंने आपको 2 राज्य के बारे में बताया, एक हैदराबाद के बारे में, ठीक है, दूसरा आपके मैंने आपके राजपूत के बारे में, और तीसरा जाट साम्राज्य के बारे में। मैंने आपको तीन के बारे में बताया। अब आगे चल के हम आपको सिख, मैसूर, बंगला, उनके बीच में युद्ध, मराठाओं की स्थिति, सब चीज़ के बारे में एक एक करके मैं जिक्र करूंगा। एक रिक्वेस्ट, आप वीडियो लास्ट तक देखें प्लीज़, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए ये क्या है कि आप किसी कोचिंग में जाएंगे, पता है कोचिंग में भी आपको यही मटेरियल मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा मटेरियल नहीं मिलेगा। आप कोचिंग से कंपेयर कर लें, क्योंकि बहुत सारे नोट्स को मैंने कंपाइल करके बनाया हुआ है ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े, ठीक है। तो ऐसे में क्या करें, इस नोट्स को अधिक से अधिक आप मतलब रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज करें और सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज़। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।